हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान शेर खान भाई बीएनपी पारिबा के गौतम कालिया और साथ ही जीएसटी इन्वेस्टमेंट्स के सीएफपी आदित्य शाह। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में, जहां पर आज हम सबसे पहले डेट फंड्स की बात करेंगे और वो डेट फंड्स जो कि लगातार घाटा दे रहे हैं पिछले एक साल में। अगर हम बात करें तो आदित्य, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है क्रेडिट रिस्क फंड की, और जैसे कि हम सब जानते ही हैं ये थोड़े से रिस्की होते हैं, और अगर आपका जो एक बेसिक पोर्टफोलियो तैयार है उसके बाद अगर आप अपने पैसे को कहीं कंजर्वेटिवली निवेश करना चाहते हैं या आप इतने समझदार हैं और इस तरह का रिस्क ले सकते हैं, तब आपको इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। क्वालिटी ऑफ पेपर्स की कंसर्न होती है, जिस तरह से रेटिंग्स ख़ासतौर से आपको ध्यान रखना होता है इस तरह के फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले। लेकिन जो हम गिरावट देख रहे हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नमस्कार कविता मैम, मैंने पहले भी कहा है कि इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल सिंपल रखिए। इन्वेस्टमेंट का मेरा फंडा ये है, इक्विटी जो होता है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है और डेट होता है वो कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो डेट में आप ज्यादा रिस्क मत लीजिए। डेट में क्रेडिट रिस्क फंड्स की तरफ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हाईली रिस्की इन्वेस्टर्स जो है उनको अगर इन्वेस्ट करना है तो वो क्रेडिट रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 99.99% पीपल को क्रेडिट रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है IL&FS क्राइसिस के बाद क्रेडिट रिस्क फंड्स में बड़े सारे फंड्स में साइड पॉकेटिंग हुई और साइड पॉकेटिंग की वजह से NAV में लॉस भी हुआ। और अभी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते भी रहेंगे, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड के पेपर है इन क्रेडिट रिस्क फंड्स में तो वहां पे हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। और कोविड में भी हमने देखा है कि जैसे जैसे कंपनीज के ऑपरेशंस में प्रॉब्लम हुए, बड़े इलिक्विड पेपर्स आए इन क्रेडिट रिस्क फंड्स में और इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ। पिछले एक साल में कई सारे क्रेडिट फंड्स में 7-8-9% का लॉस हो चुका है, जहां पे डेट फंड्स को ऐसा लॉस नहीं दिखाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से डेट में बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, सेफ क्वालिटी पेपर्स की तरफ जाइए। अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं तो उसके हिसाब से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स या फिर लिक्विड फंड्स की तरफ ही जाइए, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड प्राइसेस गिरते हैं और रिटर्न नेगेटिव मिलता है। तो मेरे हिसाब से सिंपल लिक्विड फंड्स की तरफ जाइए या शॉर्ट टर्म फंड्स की तरफ जाइए। डेट में रिस्क मत लीजिए। अगर आपको रिस्क लेना है तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी इक्विटी टू डेट एलोकेशन 50 और 40% है तो टैक्टिकली इक्विटी एलोकेशन को 55 कर दीजिए और डेट एलोकेशन को 45 कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक सही एसेट क्लास में, सही शेयर्स में, सही म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे और कंपाउंडिंग का फायदा होगा। डेट में ज्यादा रिस्क लेके आपको रिटर्न भी उतना कमेंसुरेट नहीं मिल पाएगा। तो debt is a asset class to protect wealth and equity is a asset class to generate wealth। ये थंब रूल अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी किसी भी मार्केट में, चाहे डेट मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो, उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। चलिए, रणनीति के तौर पे आपने काफ़ी सही बुनियादी बातें बताई हैं, लेकिन गौतम थोड़ा सा हम समझाते हैं दर्शकों को कि क्रेडिट रिस्क फंड आखिर काम कैसे करते हैं और बाकी तमाम जो डेट फंड्स की कैटेगरीज हैं उनसे ये कैसे अलग हैं और कैसे इनमें जोखिम थोड़ा सा ज़्यादा है, बताएं। हाँ जी, तो बेसिकली क्रेडिट रिस्क फंड्स उन पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग हाई नहीं होती है। तो नॉर्मली जो डेट फंड्स रहते हैं वो ज्यादातर या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या AAA रेटेड फंड्स में डालते हैं और ज्यादातर इन्वेस्टर्स को भी ये लगता है कि सेफ है। मगर क्रेडिट रिस्क फंड क्या करते हैं कि AA रेटेड पेपर, सिंगल ए रेटेड पेपर, BBB, BB उन पेपर्स में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनमें ऑब्वियसली उनका रेटिंग कम होता है तो उसमें क्रेडिट रिस्क ज्यादा होता है। अभी हमने 5-10 साल में उतना क्रेडिट रिस्क एज अ इन्वेस्टर उतना सुना नहीं है। थोड़ा एक एमटेक ऑटो का केस हुआ, फिर JW स्टील का हुआ, फिर अभी जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पेपर्स में IL&FS में हुआ। तो ये बीच बीच में होते रहती है, मगर ऐसा कंसिस्टेंटली हमने कहीं देखा नहीं। तो अभी क्रेडिट रिस्क का रिस्क अभी उभर के आ रहा है, तो इसलिए अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ ये भी एक रिस्क होता है। तो इसलिए फंड सिलेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो हम शुरू से ही जब कस्टमर से बात करते हैं और कस्टमर का व्यू पॉइंट यही रहता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट का रिप्लेसमेंट होना चाहिए
शायद आधा 1% ज्यादा मिल जाए फिक्स डिपॉजिट से नेट ऑफ टैक्स, तो वो व्यू लेके कस्टमर ज्यादातर आते हैं इस एसेट क्लास में, डेट में। तो इसलिए ट्रिपल ए रेटेड पेपर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर आप इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कम कर रहे हैं और क्रेडिट रिस्क भी कम कर रहे हैं। तो ये मेन चीज है अभी। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर दो अहम मुद्दों पर हमने बात की है, जहाँ पर घाटा देने वाले क्रेडिट रिस्क फंड्स पर आपको विस्तार से समझाइश दी गई है। अमूमन जो रिस्क लेने वाले निवेशक होते हैं आदित्य, अगर वो रिस्क लेना चाहें, अगर वो जोखिम लेना चाहे, तो किस तरह के लक्ष्यों को बांधना चाहिए क्रेडिट रिस्क फंड से, और क्या अवधि होनी चाहिए? मैम, मेरे हिसाब से क्रेडिट रिस्क फंड का जो ड्यूरेशन है, हर एक क्रेडिट रिस्क फंड का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो मैंने ये कहा था कि 99.99% इन्वेस्टर्स को इस कैटेगरी से दूर रहना चाहिए। डेट में ज्यादा रिटर्न की कोशिश मत कीजिए, टैक्टिकली इक्विटी में कीजिए। अगर आपने ये सवाल पूछा है तो क्या आपका ड्यूरेशन होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप मैच करेंगे फंड के ड्यूरेशन के साथ तो वो बेटर रहेगा। कुछ फंड्स होते हैं वो 3 साल के होते हैं, कुछ फंड्स होते हैं वो 5 साल के ड्यूरेशन के होते हैं। अगर आप ड्यूरेशन को मैच करेंगे तो बेटर रहेगा। इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम रहती है, अगर क्रेडिट साइकिल में अगर हम टॉप पे होते हैं, क्रेडिट साइकिल के टॉप पे होते हैं, तो बड़े सारे एनपीएस निकल के बाहर आते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड भी फंस जाते हैं। तो अभी आगे के 3 साल के अंदर अभी तो हम बॉटम ऑफ द क्रेडिट साइकिल के ऊपर है, और जैसे जैसे हम अप मूव करेंगे फिर अगले 3 साल के अंदर, तो हम देखेंगे एनपीए बाहर आते हुए इन क्रेडिट रिस्क फंड्स के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल के नजरिए से ठीक है, और वो भी 0.001% लोगों के लिए जो हाईली रिस्की प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं। यहाँ पे कभी पता नहीं रहता है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई या कंपनी के पास क्रेडिट का प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए मेरी तो सलाह यही रहेगी कि इस कैटेगरी से दूर रहिए, और अगर हायर रिटर्न चाहिए तो टैक्टिकली अपने एसेट एलोकेशन को शिफ्ट कीजिए डेट से इक्विटी। ऑलराइट, रेटिंग का ध्यान यहाँ पे रखना गौतम कितना अनिवार्य होता है, क्योंकि लो क्वालिटी पेपर्स और जब इनकी डाउनग्रेडिंग हो जाती है तो मेरे ख्याल से डेट फंड में निवेशकों को थोड़ा सा भरोसा कम होता है, जिस तरह से हमने केसेस भी आते हुए देखे हैं पिछले दिनों। तो किसी भी तरह के डेट फंड में आप निवेश कर रहे हो, आपको रेटिंग को कैसे देखना चाहिए, समझना चाहिए? तो रेटिंग तो ऐसा है कि जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं डेट फंड में, तो उसमें अगर 100 रुपए डालते हैं तो 10 पेपर में जैसे 10-10 रुपए मानो डाल दिए, और वो सारे पेपर की रेटिंग ट्रिपल ए है या जीसेक है, उसके ऊपर है। अब कोई अगर एक पेपर या 2 पेपर डबल ए या सिंगल ए है तो उनकी रेटिंग मतलब कम हुई ट्रिपल ए से, और हर रेटिंग एजेंसी का अपना टीयर स्ट्रक्चर रहता है। तो कोई A1 बुलाता है, कोई A+ बुलाता है एज अ टॉप रेटिंग। तो वो समझना इंपॉर्टेंट है। वो चीज म्यूचुअल फंड रिसर्च टीम करती है, और वो ये देखती है कि ओवरऑल ट्रिपल ए एक्सपोजर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सपोजर कितना है ये फंड में, और कितना एक्सपोजर ट्रिपल ए से कम है, कम वाले फंड पेपर्स में है। तो क्रेडिट रिस्क ऐसे चेक किया जाता है हर पोर्टफोलियो में, और थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखी जाती है, और मैंडेट भी देखा जाता है फंड का, कि कोई फंड बोलते हैं कि हम डबल ए और सिंगल ए रेटेड पेपर भी में भी इन्वेस्ट करेंगे जैसे मौका मिलेगा, और कोई फंड ये क्लियरली बोलते हैं कि हम डबल ए में ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेंगे, सिर्फ ट्रिपल ए में काम करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न देखता है, तो रिटर्न अगर मैं क्रेडिट रिस्क ज्यादा लूं तो रिटर्न में ज्यादा दे सकता हूँ। तो वो जब सिर्फ पास परफॉर्मेंस देखता है तो कभी कभी इन्वेस्टर को ये लगता है इनका फंड मैनेजर ज्यादा अच्छा है, इसलिए इसमें मुझे डालना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अच्छा रिटर्न मुझे आगे मिलेगा। मगर काफी जगह पे डेट में ऐसा होता है कि उन्होंने क्रेडिट रिस्क ज्यादा लिया होता है, या उनका जो ड्यूरेशन, जो एक्चुअली टेक्निकल टर्म है, ड्यूरेशन का मतलब ये नहीं है कि 2 साल या 3 साल, टेनर नहीं है जैसे फिक्स डिपॉजिट का ड्यूरेशन रहता है, वैसा नहीं है। मगर ये जो ड्यूरेशन रहता है, कभी कभी उनका ड्यूरेशन ज्यादा रहता है, जो ज्यादातर इंटरेस्ट रेट रिस्क से लिंक्ड है। तो अभी अगर आप देखेंगे, मेन प्रॉब्लम क्या हुई है, इन्फ्लेशन की। तो शुरू में जब महंगाई बढ़ रही थी तो सबको लगा कि ये थोड़ी देर के लिए महंगाई है, ये कोविड करके महंगाई है, पैंडेमिक करके महंगाई है,
ये महंगाई चली जाएगी, इन्फ्लेशन थोड़ी देर के बाद चली जाएगी। इट इज ओनली टेम्पररी, इट्स नॉट परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट इन्फ्लेशन जब सबको समझ में आया, फेड को भी समझ में आया, उन्होंने टेपरिंग स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग बंद कर दिया, उससे जो शॉक्स पड़े उस सब से इन चीजों पे इम्पैक्ट पड़ा है। और जैसे अभी बोला गया कि क्रेडिट साइकिल भी टॉप पे है, तो 3-4 चीजें साथ में आ गई और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने लग गए, तो सब कुछ साथ में आके ये इसलिए नेगेटिव परफॉर्मेंस और बढ़ गई। चलिए, आई थिंक हम लोग ने चर्चा कर ली इत्मीनान से डेट फंड्स जो कि आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं उन पर, लेकिन अब वक्त हो गया है छोटा सा ब्रेक लेने का, क्योंकि हमारे बहुत दर्शक हैं जो सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे शो पर करवाना चाहते हैं और ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, लेकिन ब्रेक पर जाएँ उससे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 9619873567। ये वो नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। तो मिलती हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब वक्त आ गया है दर्शकों को शो में शामिल करने का। अजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार मैडम, केरल से बात कर रहा हूँ। ओके, केरल। बारिश तो हो रही है वहां पर, है ना? जी हाँ, बहुत हेवी बारिश हो रहा है। चलिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं कब यहाँ बौछारें पड़े। आपने रिटायरमेंट प्लानिंग करवानी है हमसे और जी जी आप 5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना इन फंड्स में? जी जी। और मुझे बताइए, आपने किसी फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट किया है क्या? नहीं मैडम, मैंने एक्चुअली नॉर्मली यूट्यूब और आप लोगों का चैनल देख करके कुछ मेरे ओन रिसर्च के हिसाब से मैंने किया है। तो वो कहाँ तक वो सही है, थोड़ा सा आप लोगों का अगर एडवाइस मिलेगा तो अच्छा था। तो मुझे लगता है कि आपने ये तमाम जगह पर जो जो बेस्ट फंड रेकमेंड किए गए हैं रिटर्न्स के लिहाज से, वो सब अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए है ना? जी जी। एसबीआई पे आपको बहुत भरोसा है? बिल्कुल दिख रहा है। एसबीआई और एसबीआई में और आदित्य बिरला मनी दोनों में मैंने इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा मैडम मैंने ये एक बैलेंस एडवांटेज फंड लिया, लमसम 10 लाख रुपीस इसमें एचडीएफसी में। तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। बाकी पोर्टफोलियो में कौन सा चेंजेस करना है कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में मैं 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया है। कब किया ये? ये करीब 6-7 महीने हुआ है। 10 लाख लमसम कर दिया? जी बहुत बढ़िया। चलिए आदित्य, आपके लिए एक और एडिशन यहाँ पर। जी जी बोलिए अजीत जी। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में है और एल&डी में। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में मल्टी कैप में है मैडम, फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में है जी, नास्डैक फंड ऑफ फंड और रिटायरमेंट फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में है। ठीक है, वो डिटेल्स हमारे पास हैं। आदित्य बताएं, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में इन्होंने 10 लाख लमसम डाल रखे हैं और यहाँ पर तो जो दिखाई दे रहा है मुझे 5 फंड्स तो इनके पास एसबीआई के ही हैं। सबसे पहली बात मैम, तो जो इन्वेस्टर है वो 55 साल के हैं और इनकी रिटायरमेंट तकरीबन 3 से 4 साल के बाद निर्धारित है। तो इस नजरिए से हमें ये बताना होगा पहले इन्वेस्टर को कि इक्विटी फंड से अपना एक्सपोजर कम करके डेट प्रोडक्ट्स की तरफ ले जाए। जैसे जैसे आपका रिटायरमेंट आपके पास आता है तो आपको इक्विटी से स्विच करना होता है डेट प्रोडक्ट्स की तरफ, ताकि वो आपके जो पैसे एक्यूमुलेट किए जाते हैं वो सेव कर सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि इक्विटी मार्केट्स में अभी लमसम इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने 6 महीने पहले एक बहुत बड़ी लमसम इन्वेस्टमेंट की है तो पक्का ही आप एक नेगेटिव एनएवी पे अब चल रहे होंगे, क्योंकि अक्टूबर के बाद मार्केट टॉप आउट हो गई थी और वहां से हमने करेक्शन ही देखा है। तो मेरी दूसरी सलाह इन्वेस्टर को ये रहेगी कि बिल्कुल भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए, एसआईपी रूट की तरह ही चाहिए। अगर आपके पास कुछ लमसम पैसा है तो उसको एक लिक्विड फंड में डाल दीजिए और वहां से एसटीपी कीजिए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो इन्वेस्टर ने गोल दिया है उसमें अगर वो 60,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और मैं 10% का रिटर्न भी मानूं तो इन्वेस्टर के पास प्रेजेंट मनी में
वो 25 से 30 लाख रुपए कमा पाएंगे। और उसके ऊपर इन्वेस्टर को देखना होगा कि उनके पास कितनी लमसम पैसे अवेलेबल है। इन्वेस्टर को ये अज्यूम करना होगा कि इन्वेस्टर को 10 से 12% का रिटर्न इक्विटी पोर्टफोलियो में मिल पाएगा, और इन्वेस्टर को डेट पोर्टफोलियो भी अपना बनाना होगा क्योंकि रिटायरमेंट बहुत पास है। तीसरी बात ये कि उनका अगर मैं पोर्टफोलियो देखूं तो बड़े सारे टाइप के फंड हैं। दूसरा बात, उनके पास सेक्टोरल फंड्स भी है और स्मॉल कैप फंड्स भी है। जैसे आपकी रिटायरमेंट बहुत पास है तो आप इतना रिस्क इक्विटीज में नहीं ले सकते हैं। हो सकता है अगले 3 साल का इक्विटी का रिटर्न जो स्मॉल कैप में है वो नेगेटिव हो और आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा वो। तो मेरे हिसाब से आपको लार्ज कैप बायस रखना होगा अपने पोर्टफोलियो में। उसी के हिसाब से मैंने 3 फंड सजेस्ट किए यहाँ पे, डीएसपी क्वांट फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई निफ्टी 50 फंड। जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास आते हैं आपको रिस्क कम लेना होता है, तो इसीलिए अगर आप इक्विटी के अंदर हैं तो लार्ज कैप फंड्स की तरफ ही रहिए और धीरे धीरे करके अपने डेट प्रोडक्ट्स को बनाइए। अगर आपके पास पैसे अक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं तो आपको सोचना होगा कि आपको अपने रिटायरमेंट को आगे बढ़ाना होगा, या तो फिर आपको अपनी एसआईपी से आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं अभी उसको बढ़ाना होगा। पर ये 2-3 चीजें आपको करनी होगी। पॉइंट नंबर 1, स्मॉल कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड से हटिए और लार्ज कैप फंड की तरफ जाइए और डेट प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर लाइए और अपने पोर्टफोलियो को 3 से 4 लार्ज कैप फंड की तरफ ले जाइए। तो अब ये जो आपने 4 फंड्स रेकमेंड किए आदित्य, इन्हीं में इनको रहना है, बाकी सब से निकल जाएं या बाकी सब में निवेश रोक दें? बिल्कुल निवेश रोक देना है क्योंकि बाकी सब फंड्स में कुछ सेक्टोरल फंड्स हैं, कुछ स्मॉल कैप फंड्स हैं और कुछ लार्ज कैप फंड्स भी हैं। वो ठीक है, उनमें रहना चाहे लार्ज कैप फंड्स में तो रह सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये 3 या 4 फंड्स जो है वो काफी है इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर की रिटायरमेंट बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए कि अगले 3 साल के अंदर वो किस तरीके का पैसा अक्यूमुलेट करेंगे, और अगर वो पैसा कम है तो उन्हें सोचना होगा कि किस तरीके से अपने गोल्स को या फिर जो पैसे वो सेव कर रहे हैं उसको वो चेंज करेंगे। अच्छा, जो बैलेंस एडवांटेज फंड इन्होंने डाल रखा है पोर्टफोलियो में? बैलेंस एडवांटेज फंड ठीक है। एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड उतना भी अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप सिर्फ बैलेंस फंड में जाएंगे तो वो बेटर रहेगा और डेट में अलग से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या फिर दूसरा उपाय ये हो सकता है कि आप इक्विटी फंड्स में जाइए और अलग से डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। बैलेंस फंड में जाइए, वो बेटर रहेगा। या तो आप कोटक के बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप आईसीआईसीआई के बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अभी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक है, बट आपने बड़ी गलती ये की है कि 6 महीने पहले आप लमसम में गए हैं और आपकी एनएवी अभी नेगेटिव रहेगी। तो जैसे कि मैंने कहा, फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल मत कीजिए और अभी बने रहिए क्योंकि आपकी एनएवी नेगेटिव रहेगी। अभी जो आपने इनको इक्विटी फंड्स रेकमेंड किए हैं इसमें कितना नजर रखना होगा? मैम, इन्वेस्टर जितना भी ज्यादा लंबे नजरिए तक किसी भी फंड में बैठे रहे उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। बट इन्वेस्टर की रिटायरमेंट जो है वो 3 साल के बाद है। 3 साल के बाद उनको इक्विटी एक्सपोजर जो है वो बहुत मिनिमल से मिनिमल कर देना चाहिए। जितना उनका रिस्क प्रोफाइल बोलता है उतना ही उनको इक्विटी एक्सपोजर रखना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जरूरत हो जाती है कि उनको एक फिक्स्ड इनकम क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो इनकम है वो बंद हो जाती है। तो जितना लंबा होराइजन रख सकते हैं उतना अच्छा है, पर आपको रिस्क प्रोफाइल को मैच करना होगा अगले 3 साल के बाद जब आपकी रिटायरमेंट आती है। ऑलराइट, चलिए उम्मीद करते हैं अजीत जी आपको सलाह समझ में आ गई है। जो बदलाव बताए गए हैं उन पर आप अमल करें। जतिन जैन क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? जतिन जैन जी। मेरा नाम जतिन है, भोपाल से बोल रहा हूँ। जी सर, बताइए। मैं रिटायरमेंट की कुछ प्लानिंग करना चाह रहा हूँ। मेरे पास 20 साल है। अभी मेरे पास 4 एमएफ म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, जिसमें एसबीआई स्मॉल कैप है, एक्सिस ब्लू चिप है, टाटा डिजिटल है और एचडीएफसी मल्टी कैप फंड है। एक बार फिर दोहराएंगे आप? एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस ब्लू चिप फंड, हाँ, टाटा डिजिटल इंडिया, ओके, और एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। ये आपने कब से निवेश किया है? एचडीएफसी में मेरा 10 साल हो गए इन्वेस्ट करे हुआ। 10 साल हो गए? हाँ, ठीक है। और एसबीआई, एक्सिस और टाटा में मैंने रोज रिसेंटली स्टार्ट करा है। और कितनी की एसआईपी कर रहे हैं आप? 10,000 की? अभी 10,000 में कर सकता हूँ। अभी इन सब में 1,000 की करी हुई है एसआईपी।
चलिए, अभी आप 4,000 की एसआईपी कर रहे हैं और आप 10,000 अपनी एसआईपी को बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। बढ़िया, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद आपका लक्ष्य क्या है? कितना आपको चाहिए 15 साल में? समथिंग और 1 करोड़। ये काफ़ी होगा ना? जी। ऑलराइट, गौतम। जी, तो आपने जो निर्णय लिया है रिटायरमेंट प्लानिंग का, वो उसके लिए कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। 15 साल अच्छा टाइम है। आपने 20 साल बोला, तो और जितनी देर के लिए आप निवेश कर सकते हैं उतना अच्छा है। अगर आप 10,000 महीने का डालेंगे, 12% पे ग्रो होगा सालाना, अगर ये हम एज्यूम करते हैं, तो आपका 50 लाख बन जाता है 15 साल में। अगर रिटर्न ज्यादा आए या आप साल और रखें, तो वो 50 लाख 1 करोड़ भी बन सकता है। आपको बस इक्विटी में रहना है, अपना सिप कंटिन्यू करना है और फंड्स पे बस नजर रखनी है। हर 3 महीने अपना फंड्स चेक कर लें कि कौन से फंड्स में रहना चाहिए कि नहीं। तो अभी 15 साल की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने एक सेक्टर कॉल लिया है टाटा डिजिटल फंड का, वो सेक्टर कॉल लेने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा आप कोई मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में आप डाल सकते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर वो सेक्टर कॉल ले सकता है और सेक्टर्स में उतार चढ़ाव के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपके जो अभी के फंड्स हैं वो ठीक हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आप 2,500 का सिप चालू स्टार्ट कर सकते हैं 4 और फंड में, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप में आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में आप स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में स्टार्ट कर सकते हैं और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। तो ये फंड्स में आप सिप स्टार्ट कर सकते हैं 2-2.5 हजार का महीने का, जिससे आपका टोटल 10,000 और आ जाए। इससे आपका प्लान बन जाएगा। 15 साल के बाद अगर आपका 50 लाख बना है, तो आप महीने का जो आप अभी महीने का 10,000 डाल रहे हैं, उसकी जगह तब महीने का 50,000 निकाल सकते हैं। यही असम्पशन से कि अगर 12% से ग्रो होता रहे, तो आपके पास वो 25 साल के लिए वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो 25 साल के लिए आप हर महीना उतना पैसा निकाल पाएंगे। जतिन, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप गौतम को? नो मैम, एक्चुअली बस टाटा डिजिटल सर ने बताया कि अभी उससे विड्रॉ करना है और बाकी एक्स्ट्रा फंड ऐड करने हैं जो आपने मल्टी कैप वो वाले बताए। ठीक है, अभी टाइम तो है मेरे पास जी। और जो बाकी SBI और एक्सिस से बताया सर ने बताया वो ठीक है, बढ़िया है, रेगुलर करना है वो ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपको सलाह समझ में आ गई है, अमल कीजिएगा अपने इन्वेस्टमेंट पे। आगे बढ़ते हैं और गोपाल बासु जी मेरे साथ क्या फोन लाइन पर हैं? बना हूँ मैम। गोपाल जी, हाँ लाइन में हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं खड़गपुर वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आप रिटायर होने वाले हैं? नहीं, अभी 16 साल बाकी है रिटायरमेंट में। 16 साल बाकी है, ठीक है। आपने काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है आपके पूरे पोर्टफोलियो को लेकर। ये जो LIC का आप सालाना 27,000 कर रहे हैं प्रीमियम, ये आपकी कौन सी पॉलिसीज में जाता है सर? ये वो एंडाउमेंट पॉलिसी 814 नंबर टेबल है। और ये कब मैच्योर हो रही है? ये मेरे रिटायरमेंट समय, यानी आज से 16 साल बाद। और कितना मिलेगा आपको? 6 लाख समथिंग। लेकिन मैं LIC के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ। मेरा एक आप डिपेंड नहीं करते, लेकिन देखिए। आपका प्रीमियम जा रहा है ना सर। अगर डिपेंडेंट की बात नहीं है, आपका प्रीमियम जा रहा है, 27,000 रुपए जा रहा है ना। अगर आपके पैसे कहीं और लगाएं तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ, वही सोच रहा था मैं इस पॉलिसी को ब्लॉक करके दूसरा किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। वो तो हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे आपको कैसे करना चाहिए। और ये जो फंड्स आपने लिए हैं वो कब से लिए? ये कुछ फंड 5 साल से चल रहा है और कुछ फंड 2020 से है। अच्छा, आपके पास टर्म इंश्योरेंस प्लान है? बोलिए मैम। टर्म इंश्योरेंस प्लान है? हाँ, टर्म इंश्योरेंस प्लान है। आप जितना कमाते हैं उससे लगभग 10-12 गुना ज्यादा है ना उसका कवरेज? मैं जितना कमाता हूँ उससे लगभग 10 गुना ज्यादा होगा। 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा। हाँ। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, आदित्य
सबसे पहले बात तो मैम LIC का जो प्रीमियम है इन्वेस्टर का, वो बहुत ज्यादा जा रहा है हर साल। तो इन्वेस्टर को इवैल्यूएट करना चाहिए कि पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, किस टाइप की पॉलिसी है, और अगर इन्वेस्टर सरेंडर कर सकता है उस पॉलिसी को तो सरेंडर कीजिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को एक साथ मत जोड़िए। अगर आप ऐसा जोड़ते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट साइड पे बहुत सब पार रिटर्न्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से आपको लाइफ इंश्योरेंस में एक प्योर पे टर्म प्लान, जैसे कि अभी कविता मैम आपने कहा, और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो प्लीज उसको इवैल्यूएट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टर ने ये भी बताया है कि इन्वेस्टर के पास डायरेक्ट स्टॉक्स हैं। तो मैं इन्वेस्टर को कहना चाहूंगा, अगर आप प्रॉपरली स्टडी करके स्टॉक्स में पैसा डालते हैं तो ठीक है बात। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप स्टॉक्स में पढ़ सकते हैं स्टॉक्स को, तो बिल्कुल डायरेक्ट स्टॉक से बाहर निकल जाइए और सिर्फ म्यूचुअल फंड की तरफ ही इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न मिला है डायरेक्ट इक्विटी में, तो उसकी तरफ चले गए हैं। पर जैसे जैसे मार्केट करेक्ट होगी तो उनको रियलाइज होगा कि वो उनकी कप ऑफ टी नहीं है और उनको म्यूचुअल फंड्स में ही रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टर के पास बड़े सारे टैक्स सेवर फंड्स हैं। इतने सारे टैक्स सेवर फंड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर साल नया टैक्स सेवर फंड बाय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पुराने टैक्स सेवर फंड को, जिसको 3 साल हो चुके हैं, उसी को रिडीम करके वापस उस पैसे को रिसाइकल कर सकते हैं आप। आपको अपने पोर्टफोलियो में बड़े सारे फंड्स रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंस आपका टाइम होराइजन जो है वो 15 साल का है, तो मैंने 4 फंड्स रेकमेंड किए हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, DSP स्मॉल कैप फंड। ये मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि आपका 15 साल का टाइम होराइजन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें कंपाउंड करने में पैसे। और सिंस आप टैक्स सेवर की तरफ जा रहे हैं, तो मिराई का टैक्स सेवर फंड रखिए। जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई कर पाएंगे, उतना अच्छा होगा आपको ट्रैक करने का उनका परफॉर्मेंस को, और उतना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो कंपाउंड होगा। बड़े सारे म्यूचुअल फंड्स लेने से बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा, और इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स रिपीट होते रहेंगे और आपको एक्सपेंस रेशियो पे करता रहना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीजें अगर आप 15 साल तक फॉलो करेंगे तो आप अपने गोल को आराम से रीच कर सकते। चलिए, गोपाल जी, और कोई सवाल पूछना है आपने? शायद फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। और अब चलिए रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। गौतम, बताइए आपका निवेश गुरु मंत्र आज क्या है? मेरा गुरु मंत्र ये है कि जैसे हम बोलते हैं बुरा ना मानो होली है, वैसे ही बुरा ना मानो स्टॉक मार्केट। तो इसका मतलब यही है कि स्टॉक मार्केट, और हमने अभी देखा भी है, उसका उतार चढ़ाव चलते रहेगा। इसमें इमोशंस को आप दूरी रखिए। बुरा मानोगे तो फिर आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए इमोशन को दूर रखिए, ठंडे दिमाग से सोचिए जो भी करना है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। आदित्य? मैम, हमने देखा है, अभी ही हमने एक इन्वेस्टर को देखा, बड़े सारे फंड्स में इन्वेस्टेड था। हर साल टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को चूज मत कीजिए। हर एक फंड मैनेजर जो होता है वो आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस दोनों से गुजरता है लंबे अवधि में, 10 साल में। उसका अच्छा परफॉर्मेंस भी आता है, उसका बुरा परफॉर्मेंस भी आता है। हर साल अपने फंड्स को मत चेंज कीजिए। इससे सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपेंस रेशियो पे करेंगे और टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पे करेंगे। आप किसी भी एक अच्छे फंड मैनेजर को चूज कीजिए और कोशिश करिए उसको 5 से 10 साल की SIP देने का। अगर आप 5 से 10 साल की SIP किसी भी अच्छे फंड मैनेजर को देंगे तो गारंटीड है कि वो अच्छा फंड मैनेजर आपका पैसा हैंडसमली कंपाउंड करके देगा, और 10 साल के अंदर ही हम कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखते हैं। तो कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेंज मत कीजिए, और अच्छे म्यूचुअल फंड्स के अंदर कंसिस्टेंटली 10 साल तक SIP कीजिए। यही आज का निवेश का गुरु मंत्र है। चलिए, मेरे पास केवल 2 मिनट का समय है और संजय बर्मन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय जी, आपका ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी और DSP टॉप 100 इक्विटी पर ही सवाल है ना? नमस्कार जी सर। मैंने 2009 साल से दोनों फंड में 2,000 पैसा SIP कर रखा है और अभी तक बने हैं इसमें। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि दोनों फंड का जो है ना, DSP का तो DSP का मतलब एकदम खराब चल रहा है, और फ्रंटलाइन इक्विटी वाला भी तो एवरेज रिटर्न वाला दे रहे हैं। चलिए, तो सवाल इसलिए समझ गए मेरा- हैं, क्योंकि मेरे पास समय लगभग खत्म हो गया है सर। बताते हैं आपको इस फंड में रहना चाहिए कि नहीं। गौतम, जल्दी से क्या सलाह होगी?
सो जल्दी से ये है कि मेरे एसेट लार्ज कैप फंड और HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में अपना सिप चेक करिए, अगर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं तो इन फंड्स में ट्रांसफर कर दीजिए। चलिए, आपको दोनों से ही निकलने की सलाह दी जा रही है और उसके बदले आपको मिड एसेट का लार्ज कैप और HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड पोर्टफोलियो में डालने की सलाह दी जा रही है। दोनों ही फंड्स में आपको लगभग 5 या उससे ज़्यादा साल का नज़रिया रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका, गौतम आपका, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आपने की है। और इसी के साथ मुझे भी आज के इस शो में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते वो नंबर स्क्रीन पर छोड़ जाते हैं जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। व्हाट्सएप नंबर है, अपने सवाल लिखित रूप में भेजें। आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो के ज़रिए भी रिकॉर्ड करके इस नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।